अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सर अली और वेलकम टू अवर अनदर एपिसोड। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं मैरी परवेज़। शी इज़ ए साइकोलॉजिस्ट और बहुत अच्छा अपनी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं, एनर्जेटिक हैं। आपने इनको बहुत टीवी शोज़ में भी देखा होगा, बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर इनकी डिस्कशन चलती रहती हैं। आज हमने उनको अपने शो पे इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि मैरी से हम बात करेंगे कि मोटिवेशन क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं, क्या हमें मोटिवेशन का ही इंतज़ार करते रहना चाहिए, क्या मोटिवेशन बहुत रिलायबल होती है और एक टाइम ज़िंदगी में आता है जहाँ पे मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है और हम नॉर्मली सोच रहे होते हैं कि यार ये मोटिवेशन क्यों नहीं आ रही, क्या ऐसी सिचुएशंस है कि मोटिवेशन हमें कोई आएगी तो हम कोई काम करेंगे। तो इसके इर्द गिर्द आज की हमारी कन्वर्सेशन चलेगी। पहले तो बहुत शुक्रिया मैरी, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। जो सबसे पहला बेसिक सवाल ये है मैरी की, मोटिवेशन का सोर्स क्या होता है और क्या मोटिवेशन परमानेंट होती है, इस रिलायबल होती है? जो मोटिवेशन के पीछे विल पावर, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बिल्ड हो पाती इंसानों की, काम करते हैं छोड़ देते हैं। तो इसके बारे में आप पहले थोड़ा मोटिवेशन के बारे में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एज़ वेल मुदस्सर। एक सवाल के अंदर हमारे पास 50 डिफरेंट डायमेंशंस हैं, 50 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं इसको देखने के। मोटिवेशन, आई थिंक इट derives from the intention that you have and also अगर हम देखें कि जैसे आपके पास अगर क्लाइंट्स आते हैं और उनका डाइट का प्रॉब्लम है, and I guess कि डाइट इज़ समथिंग दैट फनीली एंड वेरी सीरियसली एज वेल, ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि हर बंदा इससे कभी ना कभी अपनी किसी ना किसी ज़िंदगी के फेज़ में स्ट्रगल कर रहा होता है। हमारी क्रेविंग्स भी हैं, हमारी ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस भी हैं जिसके अंदर हम ऑब्वियसली अगर इमोशंस के साथ इसको कनेक्ट करें तो दिस ऑल्सो इम्पैक्ट्स आर इमोशंस एंड ऑल्सो हमारे इमोशंस की वजह से हमारी मोटिवेशंस जो है वो इम्पैक्ट हो रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ओवरऑल आई थिंक ये मोटिवेशन, इफ़ यू जस्ट आस्क दिस प्लेन क्वेश्चन कि ये कहाँ से आ रही है, आई थिंक यू हैव टू डिटर्मिन दीज टू थिंग्स। क्या आपकी मोटिवेशन एक्सटर्नल है जिसको हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं, या आपकी मोटिवेशन इंटरनल है जिसको आप इंट्रिंसिक कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। एक्सटर्नल मोटिवेशन इज समथिंग जो कि जल्दी डाई ऑफ कर सकती है। अगर मुझे अपना वेट लूज करना है आपके पास आकर एंड मेरी पर्पस ये है दैट आई एम गेटिंग मैरिड और मेरी शादी की वजह से मैंने जो है वो वेट जो था वो पुट ऑन किया, अगर उसको वेट लूज करना है मैंने, अब जैसे ही शादी हुई पर्पस अचीव्ड, मोटिवेशन गॉन। शॉर्ट टर्म ये पर्पस बेस्ड आपकी मोटिवेशन होगी। हाँ, एंड इफ इट्स इंट्रिंसिक, इफ इट्स बिकॉज कि मुदस्सर मैं हेल्दी, एक्टिव, फिट रहना चाहती हूँ और ये मैं इसको एक लाइफस्टाइल बनाना चाहती हूँ, तो दिस वुड बी लॉन्ग टर्म, दिस वुड बी लाइफ टाइम। आपको इसकी अंदाज़ा होगा एंड आई गेस कि ऑब्वियसली एज प्रोफेशनल्स वी हैव टू टेल द क्लाइंट्स एज वेल कि आपने किस तरह से अपने क्लाइंट को प्रिपेयर करना है कि आपकी ये जो कॉन्सिक्वेंसेज जो इमोशनल आएंगे दिस विल कम, ये आएंगे और आपको डिस्टर्ब भी करेंगे, आपकी हर फेज ऑफ लाइफ के अंदर ऊपर नीचे होता रहेगा। तो वो जो एक्सेप्टेबिलिटी है, आई थिंक दैट्स द की हियर। सो मोटिवेशन ए इज एक्सटर्नल इंट्रिंसिक एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड योर रीजंस ऑफ व्हाई यू आर डूइंग दिस। जैसे ही आप अपने वाई को समझ जाते हैं, आई थिंक आपका काम काफी आसान हो जाता है। ये जो 5 वाइज हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 वाइज, आप इसको मैं बोलता हूँ कि आप अनियन की लेयर्स पील आउट कर रहे हो, ठीक है, और आप अपने अंदर को ढूंढ रहे हो कि अंदर से आपकी रीजंस क्या हैं। सो ये दो जो इंट्रिंसिक और एक्सटर्नल दोनों जो मोटिवेशन हमारी हुई, क्या हमें एक्सटर्नल भी ज़रूरी होती है कि ऑल द वे हमें एक्सटर्नल को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, या वो भी समटाइम देखें इंटरनली आई एम नॉट रेडी टू लूज वेट और इंटरनली आई एम नॉट रेडी टू गिव अप ऑन जंक फूड, राइट? एक जो एज होती है बच्चों की बिटवीन लाइक 16 to 25, राइट, दे लव जंक फूड, राइट? उसमें मज़े का लग रहा होता है, तो पेरेंट्स कह रहे हैं छोड़ दो, लेकिन वो दिल उसका कह रहा है कि मैंने नहीं छोड़ना। तो इस केस में मुझे लगता है कि एक्सटर्नल, अगर उनको एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए ताकि एक्सटर्नल भी ज़रूरी है, इंटरनल भी ज़रूरी है। समटाइम आपकी इंटरनल जो मोटिवेशन होती है वो गलत भी हो सकती है या नहीं हो सकती। मैं इसके बारे में आपका क्या राय है? आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्रिलियंट पॉइंट, क्योंकि कई दफ़ा आउट ऑफ इग्नोरेंस कि मुझे बस पता ही नहीं है ना, ये बात इग्नोरेंस, आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया, आउट ऑफ इग्नोरेंस, आउट ऑफ नॉट नोइंग। वो हम जब ट्रेनिंग करवाते हैं ना, तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट या जो फर्स्ट स्टेप है ना ट्रेनिंग का, वो ये है यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो। और उसके अगला स्टेप है दैट आई टेल यू व्हाट यू डोंट नो, और फिर उसके आगे कहानी चलती है। तो जो
एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इफ़ हम उसको इस पर्सपेक्टिव से देखें दैट इफ़ समबडी जस्ट डज नॉट नो, मुझे अगर पता ही नहीं है कि चीनी जाकर मेरी बॉडी को किस तरीके से डैमेज करेगी, वो कितनी पॉइजनस है, समझ के खा रहा हूं उसको। एग्जैक्टली। सो देन आई थिंक कि वो जो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है या वो जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इफ़ आई सी यू एवरी डे फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक ये इट कुड बी अ वेरी ग्रेट कनेक्शन हियर। हम अपने घर में बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और पेरेंट्स आर सपोज टू बी द रोल मॉडल्स, राइट? एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अगर मैं अपने पेरेंट को देखूं जो कि कंसिस्टेंटली हर फूड आइटम के साथ जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल, और वही पेरेंट जब मुझे कहता है कि आइसक्रीम मत खाओ, चॉकलेट ज़्यादा मत खाओ, आई विल नॉट बी ट्रस्टिंग द जजमेंट ऑफ दिस पेरेंट, राइट? हमें लगता है कि बच्चा जो है वो बेवकूफ़ होता है, बच्चा मासूम है, उसको समझ नहीं है इस बात की, बेशक शायद उसको समझ ना हो, लेकिन वट एवर यू आर डूइंग वो इन रिटर्न आपको ऑब्जर्व करके वही इम्प्लीमेंट कर रहा होता है अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर भी। सो आई थिंक कि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इट हैज़ टू बी नॉट जस्ट थिंकिंग, इट्स ऑल्सो द एक्शन दैट यू डू एंड then the other person is led into that. yes very true। ये बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। और मेरी मुझे ये लगता है कि एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग आपसे ज़िंदगी में ना बिला वजह आपके दोस्त होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके कॉलीग्स हैं, आपके अपने लव वंस भी समटाइम्स होते हैं, उनके दरमियान एक एनवी होती है, एक हेट्रेड होती है, एक टॉन्ट्स होते हैं, एक बिला वजह की ना खुद गर्जी भी एडअप होती है। तो ये सारे मिजाज हमारे क्यों बन जाते हैं? आप एक बेहतर ज़िंदगी में जा रहे हो, तरक्की कर रहे हो, तो ऐसे लोगों से क्या हमें ऑल द वे अवॉइड कर लें? एक तो बेहतर सोल्यूशन यही होता है कि ये टॉक्सिक होते हैं। मेरे ख्याल में कुछ लोगों को ऑल द वे टॉक्सिक का लेबल दे देना भी अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज़ मे बी दे कैन चेंज टू, राइट? तो क्या ऑल द वे उनको कट कर देना चाहिए या आपने उनको साथ लेके चलना है? और कैसे उनको बेयर करना है? अगर बेयर करना है तो क्या हमारे अंदर कोई बर्दाश्त या टॉलरेंस बढ़ानी पड़ेगी, या वो आपको नुकसान भी पहुंचाते रहे हो तो आप सिर्फ उनकी ये सोच लें कि इनकी नेचर यही है और आप उनको बेयर करते रहें? ऐसे लोगों को कैसे, मतलब ऐसा तरीका क्या है? आई थिंक प्रोफेशनली स्पीकिंग और इवन पर्सनली वो अब एक कॉमन सेइंग ये है कि अगर आप एक सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, हर किसी में ना वो स्टेमिना होगा उस सीढ़ी को आपके जितना जल्दी या आपके जितना ऊंचा अचीव करने के लिए का। और दूसरा ये भी है कि क्या उस बंदे की जो हंगर या जो उसकी नीड है या जो उसका रीज़न और पर्पस, और अगेन आई क्लिक इट विद मोटिवेशन अगेन, कि क्या उसकी मोटिवेशन वही है जो आपकी है? क्योंकि अगर उसकी मोटिवेशन सेम नहीं है, इट्स नॉट रियली पर्पसफुल फॉर दिस पर्सन। तो अब अगर हम इसको लीडरशिप के अंदर एक एग्जांपल लें कि लीडर का रोल या गोल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैंने कैसे उस सीढ़ी तक पहुंच जाना है। मे बी समबडी हु इज वर्किंग अंडर यू, उसको ये वो क्या कहते हैं ना, सॉरी इसको कट करना, अच्छा ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करिए। Maybe the leader has to make sure कि आपने अपने जो सबॉर्डिनेट है, आपका जो टीम मेंबर है, आपने उसको किस तरीके से उसका पर्पस रियलाइज करवाना है। इग्नोरेंस जिसकी हम बात कर रहे थे, मे बी दे आर इग्नोरेंट ऑफ देयर स्किल्स एज वेल। मुझे पता ही नहीं है कि मेरी स्किल क्या है, तो मैं जब देखती हूँ कि मुदस्सिर नाउ हैज़ दिस नाइस प्लेस और जिम भी चल रहा है और न्यूट्रिशन भी चल रहा है और साइकोलॉजी में डिग्री भी हो गई और सब कुछ हो गया है, तो आई वॉन्ट टू अचीव एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग rather than focusing on what my skills are, क्योंकि हो सकता है कि जब मैं उसको enhance करूंगी तो मुझे आपकी सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी अलग सीढ़ी होगी। बिल्कुल ऐसे ही। And then I will not be envious of you. Maybe हम दोनों अपने प्रोफेशनल करियर में पैरेलल चल रहे होंगे and maybe just waving each other from our सीढ़ियाँ। ये तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना, लेकिन लोग क्या करते हैं, देखिए ये प्रोफेशनली तो ये हो गया, लेकिन पर्सनल लाइफ के अंदर इसको इंसान किस तरीके से हैंडल करे? मेरे ख्याल में पर्सनल लाइफ के अंदर ये बड़ा मुश्किल होता है। लेट्स सपोज यू हैव वेरी गुड फ्रेंड्स, अच्छे आपका दोस्त होते हैं, लेकिन आप उनको छोड़ नहीं सकते ऑल द वे, और आपने उनके साथ भी ज़िंदगी गुजारनी है और आपने उनके साथ चलना है। तो मेरे नज़दीक ये लगता है कि आप
हर एक का वाकई वो गोल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग कॉपी पेस्ट करते हैं गोल्स को। कोई काम कर रहा है तो वो समझेंगे कि हम भी ये काम कर सकते हैं, और क्या करते हैं कि उनके गोल्स को, क्या ऐसा होता है कि गोल्स कॉपी पेस्ट किए जा सकते हैं? ये मुझे एक नई टर्म यहाँ से पता चली कि व्हाट डू यू थिंक, गोल्स कॉपी पेस्ट हो सकते हैं, करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? ऑब्वियसली नॉट। व्हाट आपका ज़िंदगी का विजन क्या है, आपका ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव क्या है, आप किस सिचुएशन में हैं उस ज़िंदगी में, आप कहाँ रहते हैं, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आपके क्या कनेक्शंस हैं। आई थिंक कि कोई एक एलिमेंट नहीं है जो कि आपको लेकर जाता है अपने गोल तक अचीव करवाने के लिए। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो कि वो ब्रांचेस या वो रूट्स होती हैं जो कि आपको जो है ना पुल अप करने में या पुश करने में जो है वो आपको मदद कर रही होती हैं। तो अगर मैं अब ये कहूँ कि नहीं, जो किसी और का गोल है वही गोल मेरा भी होना चाहिए। अच्छा, जैसे एक मज़े की बात ये है कि जब हमारे पास बिजनेसेस आते हैं कंसल्टेंसीज के लिए, या क्लाइंट्स आते हैं जो कि स्पेसिफिकली कह लें कि बिजनेस प्लान्स के लिए आ रहे हैं। अच्छा, लॉट ऑफ टाइम्स वंस व्हाट हैपेंड दैट देयर वाज दिस क्लाइंट ऑफ माइन हु वाज अ सीईओ ऑफ अ कंपनी एंड ही आस्क्ड मी कि अभी तक आपने कितने सीईओज को डील किया है। सो उस टाइम पे मैंने उनको कहा कि तकरीबन अबाउट 45 पीपल। सो ही गोज लाइक व्हाट इज देयर मेन रीजन एंड व्हाई वुड दे कम टू यू, एंड आई डिड नॉट आंसर हिम उस वक्त, ऑब्वियसली देयर इज क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी, बट द primary reason usually is that the CEOs would want to share their ideas and their goals with a therapist जो कि confidential रख सकता है, ना कि वो अपने किसी टीम मेंबर के साथ, अपनी किसी कोर टीम के साथ वो शेयर कर सकते हैं। एंड आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स। अगेन, अगर हम इसको एनवीएस वाली बात के साथ अटैच करें तो जो इनसिक्योरिटी है, मेरा आइडिया किसी के पास चला गया तो इसके पास जाके हिट हो सकता है, और दूसरा ये कि अगर इसको पता चलता है तो मे बी देयर विल बी हर्डल्स जो ये मेरे रास्ते में लाकर खड़े कर देगा। बिल्कुल ऐसे है। तो अगेन आई गेस कि पर्सनली स्पीकिंग एज वेल, यू कांट लूज दीज पीपल। आपको नेटवर्क करना जो है ना, दिस इज एन आर्ट दैट आई थिंक दैट पीपल नीड टू लर्न, कि आप अपने नेटवर्क को स्ट्रेंथन भी रखें, उसको करीब भी रखें। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिप्लोमेसी हियर कि हम फेक करें, हम हिपोक्रेट बन जाएं, हम सामने कुछ और हों और पीछे कुछ और हों, आपने कॉन्स्टेंटली एक मास्क पहना हुआ है। बट दिस माइंडसेट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी कि यार दुनिया में ऐसा है और मैंने अपने गोल पर कैसे पहुंचना है। आई कैन मे बी हेल्प अदर पीपल गेट एम्पावर्ड टू रीच देयर गोल्स। इफ दे वांट टू दे कैन, इफ दे डोंट वांट टू आई गेस वी शुड लीव देम अलोन। यस। मेरी एक और बड़ा अच्छा टॉपिक था कि जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, इमोशनल ईटिंग के ऊपर। जब हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हम वो कुछ खा लेते हैं जो कि हमें पता है हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम वी कीप ऑन ईटिंग लाइक अगेन एंड अगेन अगेन, और फिर हमें एहसास होता है कि वो यार ये तो हमसे गलत हो गया। तो किस तरीके से इसका जो इम्पैक्ट है वो इमोशनल ईटिंग के अंदर आता है। देयर आर टू एक्सट्रीम, हम बहुत ज़्यादा एडिक्शंस हो जाते हैं, बहुत एक चीज़ पीते हैं तो बहुत ज़्यादा पीते हैं या खाते हैं, या दूसरी चीज़ें तो रुकते हैं तो कंट्रोल होता है। तो ये दोनों एक्सट्रीम जो हैं वो क्या ठीक है, और इमोशनल ईटिंग को कैसे बेहतर किया जा सकता है, और इमोशनल ईटिंग का इम्पैक्ट जब इतना ज़्यादा आ रहा होता है हमें अपने इमोशंस क्यों नहीं उस टाइम कंट्रोल करने आ रहे होते? अच्छा, I think that before I answer this, I want you to maybe put some light on this. क्या आपके पास इतने ज़्यादा clients आते हैं? And you've been working for more than how many years now? 15 years? Almost 10 to 12 years. Almost, wow. और 12 years of experience when you're dealing with clients, और आपके पास I think कि मुझे जब कोई आकर कहता ना कि मैं हफ्ता जिम गया और फिर मैं इससे नहीं जाया जा रहा, तो मे बी आई विल हैव लाइक अ वेरी स्टेप बाय स्टेप गाइड कि अच्छा आप ये कर लें, आप ये कर लें, आप ये कर लें, बिकॉज मैंने साइकोलॉजी में ऐसे पढ़ा है और मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे अप्लाई करती हूँ। बट फॉर यू, बिकॉज यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड you have to deal with their cravings, their emotional problems as well, क्योंकि महीने बाद जब किसी का weight lose नहीं होता या अगर weight gain नहीं होता, अगर that's their goal, तो वो जब जिस frustration के साथ आपको जब approach करते हैं कि नहीं हुआ, so your diet plan did not work, yes many times, है ना, and so आपको वो आकर जब ब्लेम करते हैं कि भाई ये डाइट प्लान वर्क नहीं किया क्योंकि इसमें आपकी गलती है, मैंने तो सब कुछ फॉलो किया था, तो हाउ डू यू डील विद दैट फ्रस्ट्रेशन इन अ क्लाइंट? उसमें ना मुझे एक बड़ा अच्छा डेफिशिएंसी से याद है, जो क्रेविंग्स होती है ना इंसान की, एक पेशेंट की, किसी भी इंसान की, आपको क्रेविंग्स कुछ लोगों को 3 से 4 टाइप्स की होती हैं, या तो मीठे की बहुत ज़्यादा होगी, सॉल्ट की बहुत ज़्यादा होगी, कोई नमकीन खाने की, या कुछ
वो क्रंची खाने की होगी, कुछ लोगों को पीने की बहुत ज़्यादा होगी। डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि कमी है आपकी बॉडी में, ठीक है। जिस तरीके से इंसान की ज़िंदगी में कोई कमियां होती हैं, वो फाइनेंशियल कमी हो सकती है, वो माल की कमी हो सकती है, वो रिलेशनशिप की, तो कभी भी वो किसी को देखे होगा ना तो उसको अंदर से कमी का एहसास होगा कि यार उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, और ये नेचुरल है। इसी तरीके से जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी उसको बोलते हैं कि जिस्म जो हमारी जो बॉडी होती है, जब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, ठीक है, तो वो उसके लिए क्रेव करता है, ठीक है। जब अपने प्रोटीन, कार्ब और फैट नहीं ले रहे होते, राइट अमाउंट, राइट टाइम और राइट पोर्शन के अंदर नहीं खा रहे होते, उनके अंदर इम्बैलेंस आता है, तो आपकी बॉडी नेचुरली डिमांड करती है कि मुझे क्रेविंग्स, मीठा कम था, ये जो मैंने मील खाया है इसके अंदर ये चीज़ की कमी थी। तो आप जब आप वो आपके सामने आता है तो आपकी बॉडी आपके ऊपर हैवी हो जाती है, क्योंकि आपकी इंस्टिंक्ट्स कह रही हैं कि मेरे अंदर ये कमी है। तो वो आपके सामने आया, आपको उसने ओवरकम कर लिया। एक तो ये सिचुएशन जो क्रेविंग इस तरीके से काम कर, जिसका जो मैकेनिज़्म है। दूसरा जो इमोशनल ईटिंग है, जब हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मेरे ख्याल में हमारा सबसे बड़ा जो एम्फसिस है, जो पूरी की पूरी डोमेन है, वो सेल्फ़ कंट्रोल के इर्द गिर्द घूमती है। साइकोलॉजी डील ही भी सेल्फ़ को ही करती है, राइट। व्हाट इज़ सेल्फ़ रेगुलेशंस कैसे होंगी, सेल्फ़ कंट्रोल कैसे होगा। तो सेल्फ़ कंट्रोल सबसे मुश्किल काम है। जिस इंसान को सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, वो इंसान जो है वो इमोशनल भी होगा, वो लाइफ में गलतियां भी करेगा, वो लाइफ में ब्लंडर्स भी करेगा। इसकी छोटी सी मिसाल ऐसे हैं कि आप एक सिचुएशन में बैठे हुए हैं, और इमोशनल ईटिंग किस तरीके से पूरी इसके स्टेप्स होते हैं कि आप एक सिचुएशन में बैठे हुए हैं, वो आपका लव वंस हो सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, और आपके सामने फूड है जो कि आपको पता है कि आपके लिए अच्छा नहीं है समटाइम्स, लेकिन आप वो खा जाते हैं क्योंकि आप उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो। वहाँ पे आप उस मोमेंट में आपके दिमाग या दिल से वो जो कॉन्शियस एफर्ट थी या माइंडफुलनेस थी वो ख़त्म हो गई, और आपके माइंड को आपके इमोशंस ने हाईजैक कर लिया। वो इंटरनल डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है कि उस सिचुएशन को आप इंजॉय करना चाह रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आप उस इंसान को या उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। सो जैसे ही वो आपको मिली, वो बाकी सब चीज़ें आपके लिए साइड होगी, राइट। सो वंस यू स्टार्ट ईटिंग, वो फिर ये होता है कि यू नीड दैट अगेन एंड अगेन। वो जैसे आपको, लेकिन उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी को वो खाना तो मिलता रहता है, लेकिन वो वेट गेन हो जाता है, या वो बॉडी फैट गेन आपको मिलता है, या उसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस आपको बेयर करते हैं। और जब वो टाइम गुजर जाता है, कुछ लोग तो ऐसे हैं वो 10-20 ईयर्स तक खाते रहते हैं ऐसे ही, एंड दे गेन ऑलमोस्ट 70, 80, 90, 100 kg। जब वो वापस आते हैं तो मैं इनसे पूछता हूँ ये क्या हुआ, बस पता नहीं, वो खाने कंट्रोल ही नहीं होता था हम पे, राइट। तो इसको इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल करने के लिए आई फील लाइक कि माइंडफुलनेस, या जब आप खाना खा रहे हो थोड़ा सा आपके जहन को हाजिर रखना, मेंटली प्रेजेंट रहना कि यार इस टाइम में मोमेंट को तो मैंने एंजॉय करना है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे लिए अपनी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। सो when the client would come and they would want to blame this whole जो उन्होंने क्रिएट किया फियास्को अपनी ज़िंदगी में, वो उस डाइट प्लान को या वो मुदस्सिर को कह रहे हैं कि भाई साहब आपसे नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसे है। तो उस टाइम पर डू यू थिंक दैट काउंसलिंग एंड दैट टू साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इज द थिंग दैट प्लेज द मेन रोल? वही तो मेन रोल है, वहाँ पे डाइट प्लान काम नहीं करेगा, राइट। वहाँ पे आपकी मेन साइकोलॉजी इन्वॉल्व की। हम उस पेशेंट को ये कहते हैं कि अब आपने टेल मी द सिचुएशन कि जिस टाइम आप ज़्यादा खा रहे होते हो, उसमें उस पेशेंट को माइंडफुलनेस टेक्निक सिखाई जाती हैं, जिसमें उनको बेसिकली अपने थॉट को कंट्रोल करने का, बैलेंस करने का तरीका सिखाया जाए, जिसके अंदर मेडिटेशन एक टेक्निक है, फोकस ट्रेनिंग होती है, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग होती है। उसमें वो सिचुएशन, क्योंकि वो पेशेंट जो है वो अपने आप को नोटिस नहीं कर रहा होता, ठीक है, उसके जो बॉडी है, उसके थॉट्स हैं, उसकी जो सिचुएशन है वो उस पर हैवी हो गई है। उस सिचुएशन में उसको ये करना है कि उसको थोड़ा सा पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, कि हम उसको एक एक्सरसाइज देते हैं कि अपने लास्ट आइडेंटिफाई करें कि जब आप इमोशनल ईटिंग कर रहे होते हैं, वो एपिसोड होती है, वो बिंज की हो सकती है, वो मीठे की हो सकती है, उस टाइम आप कहाँ पे थे, अकेले थे, रूम में थे, फैमिली के साथ थे,
उस सिचुएशंस को अगर वो रिपीटेडली हो रही है तो इसका मतलब है कि उस सिचुएशन में इंसान जो ख्याल सोच रहा है तो उस सिचुएशन का इफ़ेक्ट उसके ऊपर हो रहा है। जब वो उस सिचुएशन को हाईलाइट कर लेता है, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आप रूम में जाते हैं, आप अपने ही रूम में जाते हैं, आप अपने रूम में जब एंटर होते हैं तो अंधेरा होता है, लेकिन आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई, बट यू नीड अ लाइट। जब लाइट पड़ जाती है तो आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लैरिटी में नज़र आना शुरू हो जाती है। वो पेशेंट को पता होता है कि प्रॉब्लम उसी की है, लेकिन उसके ऊपर वो लाइट नहीं। इसको कहते हैं नोटिसिंग एंड नेमिंग, एक स्ट्रेटजी होती है। यू नीड टू नोटिस एंड नेम दैट सिचुएशन, अ पर्टिकुलर इवेंट। जब उस पर आप रोशनी डालते हो, पेशेंट को कहते हो कोई रोशनी डाले डेली तौर पे, तो उसको अच्छा तो ये प्रॉब्लम थी। अच्छा, इट्स इंटरेस्टिंग, अभी जब आपने ये टर्म यूज़ की नोटिसिंग एंड नेमिंग, अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हम क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली दे विल से कि हमें ना बुकिश बातें नहीं बताएं। बिल्कुल ऐसे हमें वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल उनके साथ कैंडिड हों और उनको हमें ना टर्मिनोलॉजी से बात करें, ना आप उनको समझाएं, ना काउंसिल करें, हमें करके बता दें कि क्या करना है, ये लिख दें हमें कि क्या करना है और हम इसको फॉलो कर लेंगे। ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शंस जो हैं, हम लोग क्योंकि हमारी जो आवाम है वी आर ऑल नो इट ऑल, हम अक्सर कहते हैं कि ट्रेनिंग्स के अंदर भी सबसे एक जो बड़ा डिफरेंस है बिटवीन लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स, कि वहाँ पर जब कोई आता है या हम करवाने के जाते हैं तो वी सी अ पैटर्न ऑफ पीपल जिसके अंदर दे वांट टू कम एंड लर्न कि मैं अगर यहाँ पर आज बैठी हुई हूँ तो मुझे इसका क्या फ़ायदा है, वाई एम आई हियर, वाई एम आई इन्वेस्टिंग माई टाइम, वाई एम आई इन्वेस्टिंग माई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं उनको लगता है कि भाई अगर हमें यहाँ पे आकर बैठा देंगे तो ये दिस इज़ यू नो, इसको बस किल कर लो किसी तरीके से इस टाइम को। अब इसी माइंड सेट की वजह से आई थिंक दैट दे विल नॉट लर्न, जो शायद वो कोई चीज़ लर्न भी कर सकते हैं। हो सकता है maybe this conversation is not learning, maybe I learned today how to put the camera straight, maybe I learned today where should be the light, maybe I learned something about myself today, but I think कि हमारे यहाँ क्योंकि चाहे वो डाइट है, चाहे वो इमोशंस हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, we have generally this attitude of know it all, and because of that attitude, इसको मैं ना मज़ाहिया तौर पे हम कहते हैं कि हम सारे चौधरी हैं ना यहाँ पे, तो हम क्योंकि सब चौधरी हैं तो हम कहते हैं कि मुझे सब पता है, मुझे कोई नहीं बताए कि क्या करना है। हम अपने घरों में भी यही देखते हैं, आप अपने वर्क प्लेसेस पे ये देखते हैं, चाहे वो आपका सबॉर्डिनेट है, चाहे वो आपका लीडर है। लीडर वो कहते हैं कि वो एक चीज़ चली गई है ना कि हम लीडर या ऑटोक्रेटिक होता था या वो डेमोक्रेटिक होता था, अब तो करिज्मेटिक भी आ गया, करिज्मेटिक होता था। अब हम कहते हैं कि लीडर हैज़ टू बी अडेप्टेबल। अगर मेरी टीम के अंदर, and another interesting thing, you should always hire people who are smarter than you, because you are a businessman. You're not just a nutritionist anymore, right? You're a businessman because you're dealing with 2-3 different aspects of your business, और आपने उसके रूट्स निकाले हैं ना। आपने कहा है कि ये न्यूट्रिशन से मेरा जिम भी होना चाहिए बिकॉज मैं अपने क्लाइंट को यहीं ट्रेन करूंगा। अच्छा, मैंने नोटिस किया कि इन माई 8 years of experience आई नोटिस कि मेरा क्लाइंट जो है वो सिर्फ डाइट से ठीक नहीं हो रहा, उसके सेल्फ एस्टीम इशूज़ हैं, उसके कॉन्फिडेंस इशूज़ हैं, एंड सो मे बी आई नीड टू हैव अ साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड एज वेल, सो यू डिड दैट। सो अब आपने क्या किया कि आपने अपनी स्किल्स को इन्हांस करते हुए यू बिल्ट अ टीम विच वॉज स्मार्टर टू टेक केयर ऑफ इट वाइल यू कुड सिट बैक एंड एंजॉय द किंगडम, बिकॉज मैंने 10 साल काम कर लिया है। आई थिंक हमारे यहाँ हम लोग इतना इनसिक्योर हैं, वो जो एनवी वाली बात है ना, I think even in leadership roles, we become so insecure that we don't want to have people around us जो कि smart हों, because I want to look the smartest person in the room. And that in itself is a self-esteem issue. What do you say? Self-esteem जो होता है ये again वो mind की game है, right? Is all the achievement you have. लेकिन मेरी कल भी हमारी एक डिस्कशन हो रही थी ना सेल्फ़ इस्टीम के ऊपर। कल डॉक्टर साहब एक आए हुए थे, तो मैंने उनसे ना उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो उनसे मैंने एक सवाल किया, और ये सवाल मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों से भी किया, जो कॉर्पोरेट के लोग भी थे और अपनी बिजनेसमैन भी हैं, अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, बच्चों फैमिली वाले हैं। तो जब मैंने उससे ये क्वेश्चन पूछा कि आपकी लाइफ में ख्वाहिश क्या है एट दिस एज, तो उनकी जब वो 40, 50, 60 में पहुंचते हैं ना, तो उनकी एक ही ख्वाहिश है कि यार हमसे हमारे पेरेंट्स राज़ी हो जाएं, ठीक है। तो उनकी वो जो सारी ज़िंदगी की सेल्फ़ इस्टीम थी ना, वो एक साइड पे होती है, लेकिन वो सेल्फ़ इस्टीम जो है ना वो पेरेंट्स के साथ जुड़ी होती है।
असल में, लेकिन वो सारी ज़िंदगी वो इंसान जो है वो दूसरों की अप्रिसिएशन, अपनी वैलिडेशन अपने अंदर का वो होता है ना, या दुनिया के लिए वो एक अचीवमेंट तो अचीव कर लेता है, लेकिन पेरेंट्स को वो अच्छी लगती हैं, उनके लिए प्राउड मोमेंट होता है, लेकिन एट द एंड वो किस चीज़ से पेरेंट्स राज़ी हो रहे हैं, अगर वो राज़ी नहीं हो रहे तो वो मेरे ख्याल में वो सेल्फ़ इस्टीम आपकी वो हवा में उड़ जाती है। ट्रू। तो सेल्फ़ इस्टीम को भी अच्छी चीज़ है, आप अपनी लाइफ में कुछ कैरियर अचीव करते हो, ज़िंदगी में अचीव करते हो, लेकिन उसके साथ साथ इस सेल्फ़ इस्टीम को मेरे ख़्याल में हमारा जो रिलीजियस फ्रेमवर्क, एक अल्लाह का एक कुदरत है, एक फेट है, एक लक साथ में जुड़ी हुई है, या जो हमारी तकदीर है, अगर वो साथ में ना जुड़ी हो तो मेरे ख़्याल में इंसान, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, उनको उनका वो रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो सेल्फ़ इस्टीम मेरे ख्याल में सब्जेक्टिव ही होती है, वो सिर्फ फाइनेंशियल या रिलेशनशिप के साथ नहीं जुड़ी होती। हर एक इंसान कम में भी खुश हो सकता है, एक इंसान बहुत ज़्यादा होके भी ना खुश हो सकता है। तो ये चेंज हो जाती है विद द टाइम। हो सकता है कि आपको 15 से 25 की एज में सेल्फ़ इस्टीम आपकी ये होती है कि मुझे बस अच्छी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, लेकिन 40 से 50 में, जब 30 से 40 में आएंगे तो जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर आपको पहले अच्छा पार्टनर आपकी सेल्फ़ इस्टीम लगता है कि वही पूरी करेगा, फिर आपको लगता है कि नहीं बच्चे होंगे तो सेल्फ़ इस्टीम होगी, फिर वो अच्छे स्कूल में जाएंगे तो सेल्फ़ इस्टीम होगी। तो ये मेरे ख्याल में चेंजिंग लाइफ में ना आपकी लिक्विड की तरह होती है, क्योंकि चेंजिंग होती रहती है, इसके कोई पर्टिकुलर एक मीनिंग नहीं है। हाँ, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स में जाएँ, अगर उस थ्योरी की बात करें, मतलब थ्योरी की बात करें, तो वो तो यही कहता है कि ये आपकी बिलोंगिंगनेस के बाद जो है ना आपकी सेंस ऑफ अचीवमेंट है, किसी अचीवमेंट आएगी। अच्छा, तो आपकी वो I'm glad you, आपने, क्योंकि जैसे ही वो बात चल रही थी तो वो मैस्लो मेरे दिमाग में बज रहा था, लेकिन क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम थ्योरीज की बात नहीं करेंगे, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों। हाँ, तो लेकिन इसके साथ ही एक थ्योरी जो आफ्टर मैस्लोज हायरार्की वाज क्रिएटेड, इट्स कॉल्ड द ERG थ्योरी। ERG थ्योरी जो है वो एग्जिस्टेंस, रिलेशंस और ग्रोथ, ये इस तीन को वो करता है। वो क्या करता है कि वो मैस्लो की हायरार्की में वो जो सारी चीज़ें हैं उनको वो क्लस्टर कर देता है इन तीनों में, और वो कहता है जो प्राइमरी बात है उसके अंदर वो ये है, एडलर की थ्योरी है ये, और वो कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में पहले शेल्टर, होम, ये वो नहीं, और उसके बाद एंड पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ एस्टीम नहीं। दीज आर थिंग्स दैट यू अचीव पैरेलली साइड बाय साइड। क्योंकि देखें, अगर आपने सिक्योरिटी अगर सेकेंडरी है, सो दैट मीन्स कि मैं शेल्टर हो और सिक्योरिटी ना हो मेरी, सो यू कांट हैव इट वन बाय वन, यू हैव टू हैव इट टुगेदर एंड ऑल्सो विद द फेज ऑफ योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज 20, maybe I need a better social circle, I need more people around me because that's how I felt कि ओके जिंदगी बेहतर चल रही है। नाउ दैट आई एम रीचिंग अराउंड 30 years old, आई थिंक नो, आई हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट। तो आपकी जिंदगी के फेजेस के साथ साथ आपकी नीड्स भी चेंज हो रही है। एग्री राइट। सो आपकी मोटिवेशन, इंटेंशन, आपके लोग, आपका सोशल सर्कल, ये सारा कुछ जो है, मेरा ख्याल है कि आई थिंक द जेस्ट ऑफ दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन इज that we can't be stuck on this one theory, one thing, one answer, one reason. कि किसी बंदे ने मुझे बता दिया कि अभी ज़िंदगी में अगर ये चीज़ ठीक चल रही है, डाइट, again I guess an example, हो सकता है when I was 20, it would be great if I have a high fat, high protein diet. Now that I'm 30, maybe I need to be vegetarian for a little bit. मेरी बॉडी चेंज हो रही है, मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, मेरा एक जिंदगी, ये मेरी सेडेंट्री अब लाइफस्टाइल है, तब आई वाज मे बी वेरी एक्टिव एज वेल। सो आई थिंक विद एवरीथिंग वी नीड टू हैव अ मच ब्रॉडर होलिस्टिक अप्रोच कि जिंदगी में अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, एंड दैट्स वेयर वी गो फ्रॉम। ये दो चीज़ें आपने बताई कि 20s में आपकी वांट हाई होती है और 30s में आपकी नीड का एहसास होता है कि नहीं यार, आई वांट दिस बट आई नीड दिस टू। सो आपकी वो नीड और वांट के दरमियान बैलेंस आपको करना आ जाता है। तो मैं इस वेरी सिंपल, अगर हम इसको करना चाहें तो, कि सेल्फ अवेयरनेस की वो 3 कैटेगरीज हैं। यू नो व्हाट यू वांट, यू नो व्हाट यू नीड, एंड यू नो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ से आपकी वैल्यूज़ और वाइज के आंसर निकल आते हैं। लेकिन वो सेल्फ़ अवेयरनेस पे आएगी, और उसी की बात, सेल्फ़ अवेयरनेस से ही आपका सेल्फ़ कंट्रोल जन्म लेगा। जो इंसान अपने सेल्फ से अवेयर नहीं है, वो अपनी सेल्फ को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। सो एवरीथिंग इज सर्कल अराउंड के नोइंग योर सेल्फ। इंसान अपने आप को पहले जाने,
अपनी वीकनेस को, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी इमोशंस को, अपनी गलतियों को, अपने जहन को, अपने सब मामलात को जब समझ लेता है उसके बाद उसके लिए इजी होता है उसको रेगुलेट करना। ट्रू। तो मेरे ख्याल में आज की कन्वर्सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। A lot of conversation है ना, मज़ा बहुत आ रहा है। लेकिन यस मैरी, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और वी हैव सो मच टू डिस्कस। अब हम थोड़ा सा ऑफ कैमरा डिस्कस करेंगे। खतीजा बड़े अरसे से वेट कर रही है और सोनिया भी बैठ के ऐसे हो गई है। सो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू अगेन मैरी, बहुत शुक्रिया। टेक केयर।